गुड हो गया। अब केमिस्ट्री में क्या रह गया तुम्हारा तैयारी करने को अलग से? सर आई थिंक एनालिटिकल के कुछ रहते हैं और ट्रांजिशन के कुछ रहते हैं, पास से कुछ क्वेश्चंस क्या ख्याल है, मतलब थ्रो। केमिस्ट्री में पास हो जाओगी इस दफा? जी सर। अच्छा, और बायो में तुमने इनहेरिटेड चेंज तक प्रैक्टिस कर ली अच्छे से? जी सर। अच्छा, शुरू के 5 चैप्टर में कौन चैप्टर मुश्किल लग रहा है ज्यादा? कोई भी नहीं सर, शुरू के 5 तो मुझे आसान ही लगे थे। जीन टेक्नोलॉजी जितना मैंने उस दिन पढ़ाया था समझ में आ गया था पूरा? नोट्स में इसी जी। पैटर्न में लिखा हुआ है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीन टेक्नोलॉजी, इसमें हमने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है वो बताया था, फिर प्लास्मिड क्या होता है वो बताया था, फिर वेक्टर क्या होता है वो बताया था, फिर वेक्टर कैरियर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। हमने कहा था 3 तरह का जो है वेक्टर हो सकता है, प्लास्मिड, वायरस और लाइपोसोम। प्लास्मिड आर द मोस्ट कॉमन वेक्टर। आइडियल क्यों है उसका जवाब दिया था आपको। उसके बाद फिर हमने बात की थी मुख्तलिफ टाइप के एंजाइम्स की। सबसे पहला एंजाइम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो सीजर से कट मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 2 तरह के कट मारते हैं, ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस होते हैं या स्टिकी एंड्स। स्टिकी। स्टिकी एंड अनपेयर्ड बेसिस के साथ होते हैं, ब्लंट एंड जो है वो पेयर्ड बेसिस के साथ होते हैं। डीएनए लाइगेज क्या होता है, इन्हीं को स्टिच करने वाला ग्लू होता है। पॉलीमरेज क्या होता है, ये भी शुगर फॉस्फेट बनाता है, लेकिन फर्क क्या था कि डीएनए लाइगेज 2 डीएनए को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और डीएनए पॉलीमरेज एक ही डीएनए के सामने जो स्ट्रैंड खड़ा हो रहा होता है रेप्लिकेशन में, उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात मैंने क्लियर कर दी थी। फिर मैंने बताया था जी। ट्रांसक्रिप्शन, आप एएस में पढ़ के आते हैं, इट इज अ प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए को यूज करके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा है, मैसेंजर आरएनए से बनता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर उसके बाद प्रोमोटर क्या था, जो इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी जीन होती है जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है। मैंने बताया था ये सिग्नल देती है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, कि भाई यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो। अच्छा, उसके बाद फिर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये 4 नंबर में आता है सवाल। क्या होता है भाई, इट इज अ प्रोसेस जिसमें स्मॉल सैंपल ऑफ डीएनए से बल्क ऑफ डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है। 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले डीनेचर करते हैं 95 डिग्री सेल्सियस पर, फिर एनीलिंग करते हैं यानी प्राइमर बनवाते हैं। प्राइमर मैंने बताया था क्या होता है कि मैंने बताया था डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए डबल स्ट्रैंड चाहिए होता है। एंजाइम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन नखरा क्या है इसका, कि डबल स्ट्रैंड चाहिए। इसलिए पहले जो छोटा सा पीस है वो कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। जब वो आरएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 65 डिग्री सेल्सियस का। और उसके बाद फिर इलोंगेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज आ जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अब कौन आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज, जो इलोंगेट कर देगा। ठीक है, और इसी तरह एक सैंपल 2 सैंपल में कन्वर्ट हो गया। अलग अलग टेम्परेचर आपको याद रखने हैं, और इसी प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके आप क्या कर सकते हैं, बल्क ऑफ डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर मैंने आखिरी चीज जो बताई थी वो ये कि इस प्रोसेस में जो ग्रुप ऑफ पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है वो ह्यूमन डीएनए आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, बल्कि वो टाक पॉलीमरेज है, जो कि हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से हासिल किया जाता है, और ये इतने हाई टेम्परेचर पे भी अपना काम स्टेबिलिटी के साथ कर सकता है। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं चलो सर। गुड हो बेटा। अब आज हम आगे जो बढ़ रहे हैं उसमें हम आपको 2 चीजें पहले पढ़ाएंगे। नंबर 1, जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है जीनोमिक एनालिसिस। क्या होता है जीनोमिक एनालिसिस? कि एक बंदे में जेनेटिक कॉम्बिनेशन मौजूद है, एक बंदे में जेनेटिक कॉम्बिनेशन मौजूद है, उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशन को, अच्छा जीन जो है ना, याद रखना, जीन सिर्फ डीएनए नहीं है। अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो जीन जो है, तुम्हारे सिलेबस में तो इतनी डिटेल है ही नहीं। जीन जो है ना, वो सिर्फ डीएनए नहीं है। जीन जो है वो डीएनए भी है, और ये डीएनए किस पे रैप हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन पर। तो जब हम एनालिसिस की बात करते हैं ना, अभी तो इतनी डेप्थ में डिस्कशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस पर, तो जीन का फंक्शन सिर्फ जीन पर डिपेंड नहीं करता, जिस पर वो बाइंड हुई भी उस पर भी डिपेंड करता है। समझ में आई? ये आप आगे जाके पढ़ेंगे कि हिस्टोन की जो मॉडिफिकेशन है, हिस्टोन पर जो जीन की रैपिंग है, वो भी जो है ना वो रेगुलेट करती है जीन की एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन को। जो फिर आप आगे जाके बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप किसी बंदे से राब्ता करेंगे, सर समझा दें कि हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या होती है, डीएनए मिथाइलेशन क्या होती है। ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना याद रखते हैं कि जीनोमिक एनालिसिस की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और जीनोमिक एनालिसिस का मतलब क्या है हमारा, कि जीन की एनालिसिस यानी डीएनए की, और हिस्टोन की एनालिसिस। तो बेटा इन दोनों के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं
पहली टेक्निक जो आज मैं कराने जा रहा हूं आपको इन दोनों के लिए, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम नोट्स के पैटर्न में ही जा रहे हैं, और वो टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अपने बच्चों को, ईशा तो मुझसे केमिस्ट्री में पढ़ चुकी है ऑलरेडी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है जी, तो आप चूंकि आपने तो पढ़ा नहीं है, आपने बड़े टीचर्स रखे हुए केमिस्ट्री के, तो इसलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस आपके लिए मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं कि क्या होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक which is used to analyze different components like DNA, like proteins, and this technique works primarily ऑन इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी। ये जो टेक्निक काम करती है किस प्रिंसिपल पे काम करती है? इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी के प्रिंसिपल पर। तो अब सबसे पहले मैं इसमें आपको हेडिंग दे रहा हूं, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन। देखिए जनाब, इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कैसे काम करता है ये मैं आपको अगर दिखाऊं, मैं दिल नहीं चाह रहा पूरा बनाने का, तो मुझे अभी ख्याल आया कि मैंने अपने बच्चों को कराया था, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि फिर मैं इमेजिन कैसे कराऊंगा। ये केमिस्ट्री है, ये डीएनए केमिस्ट्री का है, A2 केमिस्ट्री में। वाह वाह जी, सुभान अल्लाह। ये आ गया, ये आ गया जी, इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप देख लें। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कैसे लगता है, जरा सेटअप ईशा तुम्हें भी याद आ जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, जीनोमिक एनालिसिस के लिए हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। सेटअप कैसे लगता है, आपके पास दो तरफ कंटेनर रखे हुए जिसमें आप बफर सोल्यूशन डालते हैं। बफर सोल्यूशन का मतलब है ये जिस पीएच पर होगा वो पीएच चेंज नहीं होगी। दरमियान में जेल प्लेट रखी हुई है और जेल प्लेट के ऊपर आप सैंपल डालते हैं। ये फिल्टर पेपर है जिससे सोल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब होकर जेल पे आ रहा होता है। और ये साइडों में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो अब जेल पर आप जो सैंपल डालेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस करके मूव करेगा ईदर टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, टुवर्ड्स, कैसे मूव करेगा भी समझाऊंगा। सेटअप देख लो, ऐसा करता हूं उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे होता है भाई? सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और फिर क्रॉप कर दिया। ठीक है, हो गया। अंडू कहां से होता है? हो गया अंडू। सिलेक्शन का ऑप्शन है, हाँ, सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, होम पे या होम पे जाए, सिलेक्ट आए, इंसर्ट, इंसर्ट ड्रॉप रहा है। अभी जो आपने बनाया सीधा बनाया ना, वैसे किससे बनाया था? इससे बनाया था। इसी से बनाया ना, ये पूरा बना, पूरा ड्रॉप है ना। ये आ गया। अब क्या करें इसको? हाँ, कॉपी कैसे होगा कॉपी? कीबोर्ड ड्रॉप करेंगे। ये आ रहा कॉपी। क्या बात, कुछ सीख गया मैं भी। बायोलॉजी पे आ गए और यहाँ आकर पेस्ट कैसे होगा? नॉर्मल कर्सर पे आ गया, कर्सर नॉर्मल कर दो, कर्सर नॉर्मल, कर्सर इसी तरह वाला वाला चूज करो, क्या चूज हुआ है अभी नहीं हो रहा। एक मिनट, होम पे करके करूँ? कीबोर्ड से कीबोर्ड काम करेगा नहीं? करेगा बुढ़ाना, छोड़ो भाई, क्या मुसीबत है यार, इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं कॉपी, नहीं ये नहीं। भाई कैसे होता है कॉपी ईशा? सर मैं तो कह रही थी कि वो पिछले वाले का स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके यहाँ लगा दें। हो गया, हो गया, हो गया। हजरत का बाबर का हाथ पड़ा ना, फिर ही हुआ है। क्या बात, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन करा रहे हैं, तो यहां पर भी मैंने केमिस्ट्री में भी बताया था कि ये, अब क्या हो गया?
ठीक है, सेटअप कैसा है समझ में आ रही है? जेल प्लेट होती है सेंटर में, जिसे बफर सोल्यूशन पे रखा जाता है। ठीक है, सेंटर पे सैंपल डाला जाता है, साइडों से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब प्रिंसिपल समझिए। सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्रोटीन की समझा रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन हम लोग कर रहे हैं, हेडिंग डली हुई है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि प्रोटीन को आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो एक प्रोटीन समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सवाल आ जाता है P5 में आता है सवाल। एक प्रोटीन ले लेते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं अगर आपको याद हो तो मैं इसको ऐसे बना दूं, CO NH CH CO NH CH CO ऐसे, और चलो ऐसे कर लेते हैं, COH COOH अभी समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा ये। CHNH फिर CO फिर CH और फिर NH2। तवज्जो रखिएगा भाई, यहां पर ये हमारे पास है CH3, ये हमारे पास है CH2 CH COH, और ये हमारे पास है CH2 CH2 NH2। ये मैंने कितने अमाइनो एसिड कंसीडर किए? अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर याद है? अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर अगर याद है तो आपको बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। पहला अमाइनो एसिड ये रहा, यस और नो? दूसरा अमाइनो एसिड ये रहा, और तीसरा अमाइनो एसिड अल्लाह आपका भला करे ये रहा। ठीक हो गया? तो मैंने प्रोटीन लिया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको हाइड्रोलाइज करूंगा। हाइड्रोलाइज करने का मतलब इसको वाटर से रिएक्ट करा देंगे। जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो इसके जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या होंगे? बोलो बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड्स टूट जाएंगे। तो जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, ये NH2 ये CH ये वापस COOH बन जाएगा। क्या ख्याल है भाई? H, अच्छा ये वाला जो है अल्लाह भला करे आपका, ये NH2 हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा COH, और ये क्या हो जाएगा CH2 COH एज इट इज रहेगा। और ये वाला CH COH एज इट इज, और यहाँ पर NH2, और यहाँ पर CH2 CH2 और NH2। कोई मसला? अब मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम जो सैंपल है उसको अलग अलग पीएच पर एनालाइज करते हैं, उसको अलग अलग। तो क्या अमाइनो एसिड की या कंपाउंड्स की जो पोलैरिटी होती है वो पीएच पे डिपेंडेंट करती है। तो अब मिसाल के तौर पर तीन तरह की कंडीशंस होती है, एसिडिक पीएच, बेसिक पीएच और न्यूट्रल पीएच। ये जो बफर हमने लिया है वो तीन तरह का हो सकता है, या तो एसिडिक की पीएच होगा, या बेसिक पीएच का होगा, या न्यूट्रल पीएच का होगा। इज दैट क्लियर? बेटा एसिडिक पीएच का मतलब क्या होता है? एच आइंस क्या अवेलेबल हो रहे हैं। बेस का मतलब क्या होता है? OH आइंस। और इसका मतलब क्या होता है? H और OH न्यूट्रल है, न्यूट्रलाइज करेंगे दूसरे को। यस और नो? अब समझना, जब मैं इस अमाइनो एसिड को, इस प्रोटीन के सैंपल को हाइड्रोलाइज करने के बाद एसिडिक कंडीशंस दूंगा तो H आइंस को कौन गेन करेगा? COH या NH2? NH2 क्या गेन करेगा? तो अब आप इमेजिन कर लें कि मैं इस प्रोटीन को एनालाइज कर रहा हूं एट pH 3। बफर मैंने क्या इस्तेमाल किया? जो बफर इस्तेमाल किया है उसकी pH कितनी है? 3 है। तो 3 वाली pH पे क्या होगा? जो NH2 है ये H आयन को गेन कर लेंगे और क्या बन जाएंगे? NH3 पॉजिटिव। यस और नो? बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव, ये हो जाएगा COH विल रिमेन एज इट इज, और ये CH3। ये वाला अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? ये भी NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, CH COH और CH2 COH एज इट इज रहेगा। और ये वाला अमाइनो एसिड, अच्छा इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाला जो अमाइनो एसिड है वो क्या हो जाएगा? NH3 पॉजिटिव CH COH एज इट इज रहेगा। यहाँ CH2 CH2 और NH3 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ये तीनों पॉजिटिव हो गए तो आपको नजर आ रहा होगा इस पर पोलैरिटी क्रिएट हो गई। पहले ये न्यूट्रल थे +1 की, इस पे भी प्लस और इस पे +2 की। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं पोलैरिटी क्रिएट करने के बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं सैंपल को दरमियान में डालकर, तो क्या होगा? तीनों अमाइनो एसिड पे एट pH 3 पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हुई है तो तीनों नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। जब तीनों नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे तो सेपरेट हो जाएंगे।
अच्छा, जिसका चार्ज +2 है वो ज्यादा मूव करेगा, और जिन दो चार्जेस के चार्जेस +1 है वो कम मूव करेंगे। और अब जो +1 वाले हैं उनमें से ज्यादा कौन मूव करेगा, कम कौन मूव करेगा? जिसका मास ज्यादा होगा वो कम मूव करेगा, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा मूव करेगा। यस और नो? तो मुझे यस सर। एट pH3 मुझे जो अपनी जेल प्लेट है, एट pH3 मुझे जो अपनी जेल प्लेट है, जेल प्लेट बना लेते हैं जल्दी से। एट pH3 जो मान लो ये जेल प्लेट थी और मैंने स्पॉट जो है वो डाला था इनिशियली दरमियान में, तो अब मुझे क्या नजर आएगा कि अगर ये मान लें नेगेटिव साइड है और ये क्या है, पॉजिटिव साइड, तो अब मैं क्या देखूंगा कि मुझे एक स्पॉटिंग यहां मिलेगी, एक स्पॉटिंग यहां मिलेगी, एक स्पॉटिंग, एक बैंड यहां मिलेगा। यस और नो? ये वाला +2 वाली पोलैरिटी से होगा, ये दोनों +1 की वजह से होंगे। यस और नो? अब इसी अमाइनो एसिड को, इसी सैंपल को अब मैं वेरीफाई करने के लिए इसी को मैं बेस में चेंज करूंगा, बेसिक पीएच। अब जब मैं इसको बेसिक पीएच पे चेक करूंगा, बेसिक पीएच का मतलब क्या हो गया, अबव 7 ना, मान ले अबव 7 में मैंने ले ली 12। अब 12 पे OH आयन अवेलेबल है। अब जब OH आयन अवेलेबल है तो क्या होगा, NH3 विल नाउ नॉट, NH2 विल रिमेन NH2, क्योंकि OH किसको, किससे रिएक्ट करते हैं, H से, और H कौन प्रोवाइड करता है, COOH। तो ये ऐसा हो जाएगा। यस और नो? वही अमीनो एसिड ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आती है? नहीं, हाइड्रोलिसिस नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, NH2 एज इट इज, उसके बाद ये भी CO नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव, यानी इस पर NH2 बिहेव नहीं कर रहा, CO नेगेटिव, और CH2 CH2 NH2 एज इट इज। यस और नो? अब यहां फिर से पोलैरिटी क्रिएट हो गई। अब पोलैरिटी क्या क्रिएट हुई है, ये -1, ये -2, और ये भी -1। अब देखो पहले इन दोनों की सेम थी, पहले इसकी और इसकी सेम आ रही थी, अब इनकी अलग हो गई। यस और नो? तो इस तरह मल्टीपल टेस्ट करके फिर आप चेक करते हैं कि रिजल्ट कौन सा ठीक है। ठीक हो गया? तो अब जब बैंड्स बनेंगे, इमेजिन करो, अब जेल प्लेट पर जब बैंड्स बनेंगे, मैंने सैंपल डाला था सेंटर में, अब मुझे कितने बैंड्स मिलेंगे, 1 2 3, और तीनों की तरीके किस तरफ मिलेंगे, पॉजिटिव साइड पर। ये वाला किसकी वजह से मिलेगा, -2 की वजह से, और ये दोनों -1 सॉरी -1 की वजह से। कोई मसला? नहीं। और इसमें भी कौन ज्यादा मूव करेगा, मास पे डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। क्यों? पंखा बंद कर दूं? अच्छा, इसकी स्मेल से हो रहा है तो मुझे नहीं होता, ढीठ आदमी। ठीक हो गया। और अगर यही न्यूट्रल पीएच होती बेटा एट 7, तो अब क्या होता कि एसिडिक ग्रुप भी बिहेव करता, बेसिक भी बिहेव करता। तो ये हो जाता NH3 पॉजिटिव, ये हो जाता COO नेगेटिव। समझ में आई बात? इसी तरह ये हो जाता NH3 पॉजिटिव, CH COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, और ये वाला हो जाता है NH3 पॉजिटिव, CHCOO नेगेटिव, और CH2 CH2 NH3 पॉजिटिव। यस और नो? अब ओवरऑल पोलैरिटी देखिए क्या बन रही है, ये बन गई 0, ये बन गई -1, और ये बन गई +1। तो अब उसी का एनालिसिस क्या मुझे बताता, अगर मैं अब देखो जेल प्लेट पर क्या आता ऑब्जर्वेशन, अगर ये जेल प्लेट है तो अब क्या होता, अगर मैं दरमियान में एक सैंपल था, अब मुझे क्या होता, अगर मान लो ये पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, तो क्या होगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, और एक दरमियान में ही रहेगा। यस और नो? तो इस तरह की एनालिसिस से आप ये अंदाजा करते हैं, अननोन प्रोटीन आपने लिया, तो क्या मैं इस तरह की रिपीटेड एनालिसिस से नहीं बता सकता कि ये कितने तरह के अमीनो एसिड्स हैं? जी सर, बता और उनकी पोलैरिटी क्या है, कैसी है? कोई मसला नहीं। तो बेटा दैट्स हाउ वी डू इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन। सही है? क्लियर हो गया? अच्छा, अब डीएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंट से बता, तफसील में नहीं है, बट जो है वो बता दूंगा मैं। हाँ भाई ईशा बोली, समझ में आया?
जी। यार वो उसकी तबीयत खराब है फातिमा की। हुमा का तो तुम्हें पता ही है, वो कह रही थी पर मैं माइलस्टोन आई ढूंढा, मिला ही नहीं मुझे। मुझे समझ नहीं आता, अभी भी मैं बच्चों को डांट के आ रहा हूँ। एक्चुअली नहीं है मेरे पास, है आएगा आएगा 662 आ गया, 662 है वो ऑप्शन ही नहीं है उसका। क्या? सेंटर नंबर का ऑप्शन आ गया ना, हम्म। 661 662 ऑप्शन। भाई हमारे कब आया तुम्हारे पास? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने खुद अपडेट पढ़ी है 6 7 और डेट भी पढ़ी है 17 अप्रैल। अभी कैम्ब्रिज फॉर्म कैंडिडेट नंबर मिला है ना तुम्हें? कैंडिडेट नंबर मेरा नोट को डालता है ना, सेंटर नंबर का लिस्ट आ गया, इसमें मेरा सेंटर नंबर ही नहीं है। सेंटर नंबर नहीं है ना, परेशान नहीं, अभी कोई बात नहीं आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम तो बहुत लग रहा है। डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, बेटा डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस ना प्रैक्टिकली उतनी आसान नहीं है जितना आपको प्रोटीन इसलिए तफसील से कराया ताकि आपको समझ में आ जाए। डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना थोड़ा सा समझने का गेम है, क्योंकि इसमें 2-3 बातें नई हैं जो समझ। डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक तो डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत छोटा सा है जी। जी। हेलो। जी जी, 1 मिनट रुक जाओ। जी। गूबा गूबा पूरा गोल गूबा दिया। रिटर्न में स्टेप समझाता हूँ। सर जी बेटा। सर आज़िब कह रहे थे कि एंड मोमेंट पे शायद एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं। तो सर कोई तब ऐसा कुछ है कि हो सकता है या फिर? हाँ हो तो सकता है, क्या करें, उसी आसने में बैठ जाए क्या? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। छोड़ दो, उसी आसने में बैठ जाओ। नहीं सर, फिर तो अगर हो गया तो फिर तब तो फिर ग्रेड ही गिर जाएगा। लाजमी सी बात है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते बाद में। जी सर। एडिक्शन का सेट सीन है। नहीं कैंसिल होगा एकदम। प्रेडिक्टेड रेट हाँ सबका प्रेडिक्टेड वही होगा। वेडिंग की होगा नहीं। तवज्जो रखिए बेटा, डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होती है समझिए। सबसे पहले याद रखिएगा डीएनए 2 तरह का है, एक वो जो एक्सप्रेस हो रहा है और एक वो जो एक्सप्रेस। भाई आप अगर डीएनए उठा लें किसी बंदे का, तो सारा डीएनए तो जीन नहीं है ना। वो डीएनए जी सर। जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डीएनए लूजली कॉइल्ड होता है, वही डीएनए अनजिप होता है, वहीं पर मैसेंजर आरएनए बनता है। यस और नो? कोई मसला तो नहीं है। यस। तो आपने डीएनए का सैंपल ले लिया, डीएनए का सैंपल लेने के बाद आपने उस डीएनए के सैंपल की कर ली फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? टुकड़े टुकड़े कर लिए। अभी वो डबल स्टैंडर्ड है, इमेजिन करते जाओ, डीएनए डबल स्टैंडर्ड थ्रेड है, आपने वो थ्रेड लेकर टुकड़े टुकड़े कर लिए, उसके फ्रेगमेंटेशन कर ली। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद अब आप उसकी डीनेचुरेशन करते हैं। डीनेचुरेशन मैंने पीसीआर में बताया था, क्या मतलब? स्ट्रैंड सेपरेट हो जाना। क्या समझना कि डीएनए, क्या बोल रहा था मैं, हाँ डीएनए लिया आपने, सैंपल लिया, डीएनए सैंपल की एनालिसिस हो रही है। कैसे होती है इसकी एप्लीकेशन क्या होती है बताता हूँ। तो डीएनए सैंपल लिया, उसकी फ्रेगमेंटेशन की स्टेप नंबर 1 क्या है? फ्रैगमेंटेशन। स्टेप नंबर 2 क्या है? दोनों सेम नहीं है। फ्रेगमेंटेशन मतलब है डबल पीसेस को काटना बाय यूजिंग एंजाइम्स, और डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? उनको सेपरेट करना। अब मुझे बताओ, जो डीएनए सेपरेट होता है वो डीएनए होता है जो कि एक्टिव डीएनए होता है। तो होता क्या है कि जो डीएनए एक्टिव डीएनए होता है वो डीनेचर हो जाता है, अनजिप हो जाता है, और जो डीएनए नहीं होता वो नहीं होता।
इज दैट क्लियर? वो यस सर। यानी डबल स्ट्रैंडेड ही रह जाता है। अब मेरे बच्चों जो डीएनए अनजिप हो गया, इमेजिन करो, मैं एक प्लेट पे दिखाता हूं तुम्हें, इमेजिन करो इसको एक प्लेट पे दिखा रहा हूं मैं। मान लो ये एक प्लेट है, इस पे पहले मैंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डाले थे, पहले फ्रेगमेंट कर दिया, मान लो ये फ्रेगमेंट हो गए, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस, ठीक है। अब जब मैंने इसकी डीनेचुरेशन की तो डीनेचुरेशन करने से क्या हुआ कि अब मैं इसी के नीचे पिक्चर बना रहा हूं, मान लो कि डीनेचुरेशन जब की तो ये डीएनए सेपरेट हो गया और बाकी नहीं हुए, बाकी जो नहीं हुए उसको मैं अभी भी ऐसे ही दिखा दूं। तो जो डीएनए सेपरेट हुआ इसका मतलब है वो एक्सप्रेस डीएनए, ठीक है। अब मैं अटैच करता हूं प्रोब, ये प्रोब का वर्ड ना बच्चों को दिमाग की दही कर देता है। प्रोब क्या होती है बेटा? प्रोब जो है ना वो आर्टिफिशियली मेड डीएनए है, ठीक है, चौंकने की जरूरत नहीं कि आर्टिफिशियली मेड डीएनए कहां से आ गई। प्रोब्स क्या होती हैं? दे आर आर्टिफिशियली डीएनए मेड डीएनए सीक्वेंसेस which contain, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, होता है ना, which contain रेडियो एक्टिव फॉस्फेट आइसोटोप। प्रोब क्या होती है? एक ऐसा डीएनए सेगमेंट है आर्टिफिशियली जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फेट इस्तेमाल होता है बनाने में, ठीक है। तो अब जब मैं क्या करता हूं, प्रोब्स इसमें यानी प्रोब्स इसमें डालता हूं इस प्लेट पर, तो प्रोब्स तमाम अनजिप डीएनए से बाइंड हो जाती हैं और जिप डीएनए से, भाई जो अभी तक कोइल्ड है उस पर बाइंड नहीं होंगी, लेकिन जो अनजिप्ड है उस पर बाइंड हो जाएंगी, यस और नो? यस सर। बेटा जब अनजिप डीएनए बाइंड हो जाएंगी और अब मैं इसे यूवी लाइट में ऑब्जर्व करूंगा, एक डार्क फिल्म पे ऑब्जर्व करूंगा, तो जो डीएनए एक्सप्रेस्ड है वो डीएनए मुझे नजर आएगा स्पॉट्स की शक्ल में, कलरफुल नोट्स में डायग्राम में बनी हुई छोटे छोटे स्पॉट्स की शक्ल में नजर आएगा। अब मान लो मैंने ये एक प्लेट बना ली हस्सान की, ठीक है जी। अब एक बच्चा आ जाता है जो कहता है हस्सान के बारे में दावा करता है कि हस्सान मेरा बाप है। अब मैं क्या करूंगा, उसका सैंपल लूंगा और उसके सैंपल के साथ भी यही चीज करूंगा। अगर ये दोनों वाकई बाप बेटा हैं तो दोनों की जो ये प्लेट्स बनेंगी, दोनों की जो जीन्स की प्लेट बनेंगी वो बहुत हद तक क्या होंगी? सिमिलर होंगी। जहां जहां पर प्रोब कंबाइन होगी, जो पार्ट क्या हो रहा होगा, जो पार्ट रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा होगा, वो पार्ट्स, वो पॉइंट्स नियरली सेम होंगे। एग्जैक्टली सेम तो नहीं होंगे, नियरली सेम होंगे। ये जो सेम पार्ट्स होते हैं ना, इनको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि अगर दो सैंपल्स की एनालिसिस में हमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का इतना परसेंटेज सेम मिल गया, तो इसका मतलब है ये जो क्लोजली रिलेटेड लोगों की है। इसी तरह अगर हमें इतना परसेंट जो है ना वो सैंपल मिल गया सेम, तो इसका मतलब है सेम बंदे की जीन है, ये दोनों डेटा सेम बंदे का है। इसी तरह अगर इतने परसेंट मिल गया तो मतलब है कि रिश्तेदारी में है, इतने परसेंट सिमिलर मिल गया तो मतलब है कि ये दूर की वो है, इतने परसेंट सिमिलर मिल गया तो मतलब है कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, दूर। और अगर इतना भी परसेंटेज ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस सेम नहीं मिला, इसका मतलब है ये दो अलग स्पीशी का डीएनए। समझ में आई मेरी बात? ओवरऑल प्रिंसिपल समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया सर। बात समझे नहीं समझे? तो क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन, डीनेचुरेशन, फ्रेगमेंटेशन, डीनेचुरेशन, उसके बाद प्रोब सीक्वेंसिंग को कंबाइन करते हैं एंड देन ऑब्जर्व द प्लेट। तो ऐसा नहीं है? अब मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूं ये बुक में एक साथ मौजूद नहीं है,
बुक में एक साथ मौजूद, लेकिन क्योंकि अलग अलग अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं ये टॉपिक खुद बना रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। और मैं आपको सिखाने वाला हूं इंसुलिन सिंथेसिस बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी। बेहतरीन। ये एग्जाम्पल मैं क्रिएट कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए। आप अच्छे से जानते हैं, फातिमा रईस को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे वक्त मिल गया? सर वक्त है मेरे पास, क्या हुआ? तो जल्दी नहीं आ गई बहुत आप क्लास में? सर मैं पहले अटेम्प्ट करी थी तो वो मेरे पास वो आ रहा था कि वेटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग। अच्छा, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकती थी इस हवाले से। अब हो गया ना ज्वाइन, जरूरत नहीं पड़ी। फातिमा तुम मेरे सामने आ जाओ ना तो मेरे दिल में जो जज्बात है ना उसका मैं ऐसा वालिहाना इजहार करूंगा। कहाँ मरी हुई हो यार तुम, बिल्कुल छुपी हुई रहती हो। क्या अपडेट है पढ़ाई की? सर चल रही है। इस जवाब से पता चल गया मुझे कि कुछ भी नहीं हो रहा। ये बताओ कि तुमने जीन टेक्नोलॉजी की पहली क्लास ली थी? आई थिंक ली थी सर। ये सब पढ़ा हुआ है तुमने? नहीं, ये वाला नहीं करा मैंने। ये पीसीआर वगैरह? नहीं सर। मतलब नहीं ली ना क्लास? भाई ये बहुत छोटा और आसान चैप्टर है, लेकिन अगर मैं नहीं समझाऊंगा फिर समझ में आना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सब कुछ नया है। खैर अभी कनेक्ट करते हैं, जरा समझना। मैंने एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली उठा ली है और इस एग्जाम्पल की हेडिंग में बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि जिस वक्त इंसुलिन जो है इनिशियली मार्केट में अवेलेबल थी तो वो इंसुलिन इंसान की नहीं थी, वो इंसुलिन चिंपैंजी के जरिए निकाली जाती थी या वो सुअर के जरिए निकाली जाती थी, पिग्स के जरिए। तो वो इंसुलिन जब मार्केट में इंसान अवेलेबल होती थी और इंसान को लगाता था तो एक तो उस पर बड़े एथिकल मसले मसाइल थे, दूसरा कि चूंकि वो इंसुलिन मॉडिफाइड तो थी लेकिन थी वो चिंपैंजी की या पिग्स की, तो उससे रिजेक्शन इश्यूज भी होते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई तो आज हम जो इंसुलिन मार्केट में देखते हैं, जो हमें दुकान से मिल रही है, असल में वो ह्यूमन इंसुलिन है। वही इंसुलिन जो आपकी बॉडी में असल में बनती वो मार्केट में अवेलेबल है। सवाल पैदा होता है कैसे? अच्छा, चूंकि फातिमा तुम थी नहीं तो तुम्हें मैं इतना बता दूं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किसे कहते हैं? ऐसा डीएनए जिसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेज का डीएनए मौजूद हो। ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम पीछे कवर करके आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके लिए इतना बताना काफी होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? इट इज अ डीएनए, बोलो भाई, जो उसमें दो या दो से ज्यादा सोर्सेज का डीएनए हो। और मुझे याद दिलाना लेक्चर भेजने का, सुनोगे तो आसान चैप्टर मुश्किल ना लग जाए तुम्हें। चलो, अब सबसे पहले इसके लिए तरीका क्या है, मैं आपको कमर्शियली बता रहा हूं कि होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेटिंग, ये सारा मैं हेडिंग्स खुद क्रिएट कर रहा हूं, ये नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको। आइसोलेटिंग जीन, आइसोलेटिंग जीन फ्रॉम ह्यूमन। सबसे पहला स्टेप क्या है इस प्रोसेस का कि भाई इंसुलिन अगर आपने इंसान वाली बनानी है तो वो जीन आपने पहले इंसान से निकालनी पड़ेगी, वो जीन इंसान से। अब मेरे साथ इंटरेक्शन करोगे तो टॉपिक बड़ा मजेदार भी लगेगा तुम्हें, वरना बोरिंग हो जाएगा और गुम हो जाओगे टॉपिक के अंदर। बड़ा टॉपिक है ये। सबसे पहले हमने क्या करना है, ह्यूमन से जीन निकालनी है। या जब भी आप देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें
सबसे पहले एक जीन निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, सोर्सेस के डीएनए को निकालना पड़ेगा। तो अब मैं चूंकि इंसुलिन की एग्जांपल ले रहा हूं, तो यही चीज हम किसी और पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जीन निकालने के ईशा तुमने तो चैप्टर पढ़ा हुआ है, जीन कैसे निकालते हैं बेटा? सर प्लीज मुझसे मत पूछिए, मुझे बहुत इसमें कंफ्यूजन हुई थी, मैंने पूरा प्रोसेस रीड किया था। जीन निकालने के 3 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अब तुम्हें कदर आएगी तुम्हारे टीचर की। जीन निकालने के 3 पॉसिबल तरीके हैं, 3 पॉसिबल तरीके। पहला तरीका क्या है समझते हैं। यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या मतलब कि डायरेक्टली, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको मालूम है ना क्या होते हैं? सिजर्स होते हैं। कि मैं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मेरे पास हो, मैं वो एंजाइम जो है मैं क्या करूं, इंसुलिन कहां बनती है? पेनक्रियाज में। इंसुलिन कहां बनती है? पेनक्रियाज में। तो मैं पेनक्रियाज की बायोप्सी करूं, बायोप्सी करके पेनक्रियाज का थोड़ा टुकड़ा निकाल लूं, और उस टुकड़े के अंदर फिर मैं साइटोलॉजिकल स्टडीज करूं और उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालूं, जो जाए और जाकर इतने बड़े ह्यूमन डीएनए में से कौन सी जीन को ढूंढेगी? इंसुलिन बनाने वाली, और वहां उसको कट कर दे और मैं उस कट पीस को निकाल लूं। कैसे निकाल लूं? लंबा चौड़ा पीस है, लेकिन आइडिया क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी पहला तरीका जीन निकालने का क्या हो सकता है कि आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल करें, जो जाए और जाकर स्पेसिफिकली वो जीन काट ले और आप उसे निकाल लें। ये तरीका कार सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ह्यूमन जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए इसको अप्लाई करना बड़ा मुश्किल। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, जो जाकर इतने बड़े डीएनए में से वो पीस काट सके, जो हर जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। फातिमा तुम्हारा इनपुट चाहिए मुझे यार, तुम मर जाओ वरना। जवाब दो। जी सर। ठीक है जी, पहला तरीका तो ये है, ठीक है। तो इसमें मसला है स्पेसिफिसिटी का, अगर है तो बेहतरीन है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इंसुलिन को आइसोलेट करूं। मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं कि सिंथेसाइजिंग जीन फ्रॉम प्रोटीन। ये क्या है भाई? मैं सबके बारे में ब्रीफिंग दे रहा हूं, नोट करना तुम्हारा काम है। मैं इतना लिखूंगा नहीं, नोट तुमने करना है इसको। ये नोट्स में नहीं मिलेगा तरीके से लिखा हुआ, ठीक है? या तो बुक पढ़ो या इसको लिखो साथ साथ। तो दूसरा तरीका क्या है कि मैं बजाय इसके यार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से लाऊं, मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इंसुलिन निकाल लेता हूं। यानी भाई आपके ब्लड में इंसुलिन है ना, इंसुलिन निकाली। अब इंसुलिन के प्रोटीन की मैंने अमाइनो एसिड सीक्वेंस को स्टडी किया। मुझे मालूम है कि कौन सा अमाइनो एसिड कौन से कोड से कोड होता है। तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस से फिर मैंने कोड्स क्रिएट किए, और फिर आर्टिफिशियली उन कोड्स को यूज करके मैंने इंसुलिन बनाने वाली जीन बनाई। भाई समझना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। क्या? प्रोटीन निकाल लिया, प्रोटीन की अमाइनो एसिड सीक्वेंस को स्टडी किया, अमाइनो एसिड सीक्वेंस की स्टडी से कोड्स पता चले, और उन कोड्स को जोड़कर मैंने एक आर्टिफिशियल डीएनए बना लिया जो इंसुलिन बनाने वाली जीन है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसमें हमने क्या करना है, प्रोटीन, उससे फिर क्या होगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस स्टडी होगी, उससे फिर क्या होगा, जेनेटिक कोड्स निकल के सामने आएंगे, और असेंबलिंग करेंगे, आर्टिफिशियली असेंबलिंग of genetic codes to make gene artificially। हाँ भाई, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ईशा तुमने सही से स्कूल में? सर वो बहुत खिचड़ी बना के बताया मुझे था। बताओ, तुम जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो मुंह में क्या शकरकंदी भरी हुई थी? क्यों नहीं बोला? मुझको नहीं समझ में आ रहा। सर उन्होंने बाद में फिर समझा था कि उन्होंने इतनी वो स्लाइड से यूज करती है, वो इतनी खिचड़ी बनाई हुई होती है उसमें, तो कख नहीं समझ में आता। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई। ह्यूमन के लिए ये तरीका भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाई छोटा मोटा प्रोटीन हो तो उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस को स्टडी करना और उसको आर्टिफिशियली उसकी कोडिंग करना आसान है, फीजिबल है। अब ह्यूमन जो इंसुलिन है वो
300 अमाइनो एसिड पे कंसिस्ट करता है, 300 अमाइनो एसिड के कोड्स, और फिर उनको सही सीक्वेंस में जोड़ना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली तो दिस इज द मेथड दैट कैन बी यूज जहां पर छोटा प्रोटीन हो। ह्यूमन के लिए ये भी फिजिबल नहीं है। अब आ जाता है तीसरा मेथड। स्टेप समझ में आ रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से इंसुलिन बना रहे हैं, उसी सीक्वेंस में सारा कुछ रिलेट करेंगे। एग्जाम में हो सकता है अलग से पूछ लिया जाए कि जीन आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन का तरीका बताओ, तो इनमें से आप पॉसिबल वे बता देंगे। अच्छा, तीसरा तरीका क्या? गौर से देखो, सुनो, बड़ी कमाल की बात। बंदा बुलाया मैंने, बंदे को रखा भूखा, भूखा रखा, और उसके बाद जब उसकी भूख 7-8 घंटे चली गई, अब मैंने उसको खाना दिया। आप जैसे ही जानते हैं, जैसे ही वो खाना खाएगा ग्लूकोज लेवल शूट करेगा, और ग्लूकोज लेवल शूट करने की वजह से उसको कम करने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएंगे। यस और नो? यस और नो? इंसुलिन क्या है? Yes. प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? और प्रोटीन जो बनता है वो कैसे बनता है? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से। भाई हाँ ना बोलते रहो, फातिमा रही नहीं समझ में आ रहा रोकना मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त बंदा खाना खाता है उस वक्त उसके पेनक्रियाज के बीटा सेल में कौन सा मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है? इंसुलिन बनाने वाला। कौन सा मैसेंजर आरएनए बन रहा होता है? जो कि ट्रांसलेट हो रहा होता है इंसुलिन में। यस और नो? तो बंदे को खाना खिलाओ, खाना खिलाने के बाद उसकी बायोप्सी करके पेनक्रियाज का सेल निकालो और उससे मैसेंजर आरएनए बाहर निकाल लो, क्योंकि उस वक्त बीटा सेल के अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? मैसेंजर आरएनए की। समझ में आ रही है? तो साइटोप्लाज्म से सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए मैसेंजर आरएनए बाहर निकाल लिया। ये मैसेंजर आरएनए कौन सा वाला होगा? स्पेसिफिक टू इंसुलिन सिंथेसिस। यस और नो? तो मेरे बच्चे, जब मैसेंजर आरएनए निकाल लिया आपने, तो आपको आपके सर ने पढ़ाया है कि मैसेंजर आरएनए जब आप निकाल लेते हैं तो उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। अभी पढ़ाया था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। भाई फातिमा रईस, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए को देखते हुए आरएनए बनाना। और मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि एक और प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज होते हैं, जो आरएनए को देखते हुए डीएनए बनाते हैं। आरएनए सामने रख के डीएनए बनेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की क्या करेंगे? रेप्लिकेशन। और उससे क्या बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सी डीएनए, क्योंकि कॉपी करके बनाया गया। यस और नो? आ गया डीएनए इंसुलिन बनाने वाला। बोलो भाई, मैसेंजर आरएनए मेथड से क्या डीएनए आ गया? ईशा तुम मर जाओगी क्या? जवाब दे दो बेटा। जी सर, आ गया। तो तीन में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल हो सकता है। किसके लिए? जीन को निकालने के लिए। डिपेंड करता है आप किसके साथ कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं। यहां तक कोई सवाल? नो सर। हाँ भाई फातिमा रईस। नहीं सर। तो ह्यूमन के लिए ये मेथड सबसे ज्यादा फीजिबल है। आगे चलते, जीन निकाल ली, ह्यूमन वाली जीन तो आ गई आपके पास। अब स्टेप 2, अब क्या है भाई अगला स्टेप? अब किसको आइसोलेट करना है? प्लाज्मिड को। अब फातिमा फिर सोच रही होगी प्लाज्मिड क्या है, और छुट्टियां करो कम बखत। चैप्टर इतना आसान, तुम लोग की अपनी हरकतों की वजह से मुश्किल हो जाता है। समझ लो को बेटा, बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया में एक नेकेड डीएनए होता है, और बैक्टीरिया के अंदर ही एक एक्स्ट्रा सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। और पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि प्लाज्मिड एक आइडियल वेक्टर क्यों होता है ना? यस सर। ये प्लाज्मिड है बेटा। अब क्या करना है?
ये जो डीएनए हमने निकाला है किससे, ह्यूमन से, ये ह्यूमन डीएनए प्लास्मिड में लगाना है, क्योंकि प्लास्मिड क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैरी करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले प्लास्मिड हम क्या करें, बाहर निकालें। पहले क्या करें, तो प्लास्मिड को हम बाहर निकालते हैं बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल की, यानी बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में डालते हैं जहां पर उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और प्लास्मिड का जो मॉलिक्यूल छोटा होता है, तो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था इजीली बाहर निकाल सकते हैं, इजीली अंदर डाल सकते हैं, तो प्लास्मिड का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो मान लो कि ये बाहर आ गया, परमिएबिलिटी चेंज करने से क्या हो गया, अच्छा ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड है, हाँ भाई बता चुका हूं ना, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड। कैसा डीएनए बेटा ये, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप इसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, कट। और जब कट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हम क्या चाहते हैं, ब्लंट एंड बने, स्टिकी एंड्स बने, स्टिकी एंड्स। तो आए स्टिकी एंड बना के दिखाते हैं आपको। तो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक्शन करवाएंगे इसके ऊपर, ताकि इसमें कट प्रोड्यूस हो जाए। कट आ जाओ मार्केट में, ये पहले बना लेते हैं इसको गोल, और उसके बाद कट दिखाते हैं कैसे लगाया है। ये हमने कट प्रोड्यूस किया, आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, फातिमा आपने नहीं पढ़ा। तो ये क्या है, दो स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ना बेटा। तो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जरिए एक ऐसा कट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड पे जरा गौर करो तो तुम्हें नजर आ रहा होगा, इस एंड पे भी कुछ अनपेयर्ड बेसिस है और इस एंड पे भी कुछ अनपेयर्ड बेसिस है। क्या ये दिख रहा है फातिमा जी। तुम्हें, जी इसको सर। कहते हैं स्टिकी एंड्स। तो हमने प्लास्मिड निकाला परमिएबिलिटी चेंज करके, उसके बाद क्या किया, परमिएबिलिटी नॉर्मली हम केमिकल मीडियम से या इलेक्ट्रिकल शॉक से चेंज करते हैं। और जनाब अली उस प्लास्मिड को निकालने के बाद स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जरिए क्या लगाया, कट। अच्छा, दूसरी तरफ ये हमारे पास निकला हुआ था ह्यूमन जीन, ये इंसुलिन वाली जीन निकली हुई थी, ये इंसुलिन वाला डीएनए बनाया हुआ था। तो उसी ग्रुप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिससे वहां कट प्रोड्यूस किया है, उसी ग्रुप को यूज करते हुए बोलो बेटा यहां पर भी कट प्रोड्यूस कराएंगे। समझ रहे हो, वही Yes, ग्रुप sir. यूज करना क्यों जरूरी है, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्रिएट हो, ताकि जो यहां पर जी। पेयर्ड है उसके अनपेयर्ड यहां पर मिल जाए। ठीक है, अच्छा जी, भाई साहब समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है जी। अब क्या किया आप, उम्मीद है रेसिपी समझ में आ रही होगी। आपने पहले एक तरफ वो निकाल लिया मैसेंजर आरएनए मेथड से, ठीक है। दूसरी तरफ यानी मैं लेबल भी करता जाऊं, तो ये क्या है हमारा ह्यूमन जीन है, और ये क्या है प्लास्मिड है। दोनों को आपने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लिया। निकाला कैसे, किसको बात समझ में आ गई, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होना क्यों जरूरी है, ताकि जो कट प्रोड्यूस हो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो एक दूसरे के। अब आप इस ह्यूमन जीन को और बोलो बेटा ह्यूमन जीन को और प्लास्मिड को एक ही मीडियम में छोड़ देते इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज, इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेज। यानी अब इस जीन को और इस जीन को दोनों को आप एक ही मीडियम में छोड़ देते हैं, मीडियम बना लेते हैं जल्दी से। मान लें इन दोनों को आपने, अल्लाह आपका भला करे, इस मीडियम में डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए और लाइगेज क्या थे, ग्लू थे, ग्लू, ठीक है, डीएनए लाइगेज। तो
अब जब आप इसमें डालेंगे तो क्या फायदा होगा आपको? आपको अच्छे से मालूम है क्या होगा भाई? ये कंबाइन कर लो, recombinant वाओ सर, तो ये होगा ये भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? नाम नींद आ रही है, नशे में हो गया। तो भाई ये पीस था यूं करके, तो इस पर आकर कौन सा पीस लग जाएगा? अल्लाह आपका भला करे, ये वाला। इज दैट क्लियर? जी ये तैयार हो गया क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कोई मसला? नो सर। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा? इसके शुगर, भाई अनपेयर्ड बेसिस से तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ना, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड कौन बनवाएगा? डीएनए लाइगेज। ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है। डीएनए लाइगेज इसको ग्लू की तरह स्टिक कर देगा। अब ये काम हम एक के साथ कर रहे थे, बहुत सारे सैंपल के साथ कर रहे थे भाई। हम बहुत सारे प्लास्मिड निकालेंगे, बहुत सारा ह्यूमन डीएनए बनाएंगे, ताकि जरूरी नहीं सारे सक्सेसफुली वही कर जाए। अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है। अब अगला मरहला क्या है? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में वापस डालना। क्या ख्याल है? इस रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बना लिया, अब अगला टास्क क्या है भाइयों? इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में वापस डालना। ठीक है जी। तो मान लेते हैं, अब थोड़ा डायग्राम समझते हैं। एक और मीडियम ले लिया हमने, और इस मीडियम में मान लेते हैं कि ये रहे, अबे भाई, इस मीडियम में मान लेते हैं कि ये रहे छोटे छोटे बैक्टीरियाज। ये छोटे छोटे क्या हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। और हमने अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया होता है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं ऐसे शो कर रहा हूं। ये सैंपल हमने इस तरह से छोड़ दिया। अब हमें इसको अंदर वापस डालना है। क्या करना पड़ेगा? परमिएबिलिटी चेंज। अब हम क्या करेंगे? फिर से इस मीडियम को देंगे इलेक्ट्रिकल शॉक या कैल्शियम आयन परमिएबिलिटी चेंज करेंगे। बहरहाल परमिएबिलिटी चेंज करेंगे, और परमिएबिलिटी चेंज करके हम ये उम्मीद करेंगे कि इनमें से सारे या कोई एक भी उस प्लास्मिड को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले। अगर सारे करेंगे तो काम बनेगा, एक भी कर लेगा तो काम बन जाएगा। बोलो भाई, एक भी बैक्टीरिया ने अगर ले लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हो गया काम आपका। समझ में आ गई बात? आपका काम हो गया। तो आप क्या करेंगे? परमिएबिलिटी चेंज करेंगे। मान लो कि इस वाले ने ले लिया, मान लो कि इस वाले ने भी ले लिया, और मान लो कि इस वाले ने भी ले लिया, और बाकियों ने नहीं लिया। बाकियों की मर्जी नहीं लिया उसने। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसने ले लिया है और उस बाकियों ने नहीं लिया, अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस बैक्टीरियल कॉलोनी में से किस बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है और किसने नहीं किया है? कैसे पता चलेगा जी फातिमा रईस? भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए तक की रेसिपी तो समझ में आ गई हमें, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि कौन से बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है और कौन से ने नहीं किया है? जी फातिमा रईस, विशेष टिप्पणी फरमा दें। हमने पंजाब में खुतबा जुम्मे में ऐसी हो रहा है। अहले हदीस की मस्जिदों में भी मैंने अक्सर देखा ऐसे होता है, या बरेलवियों की हजरात की तो होती है। जी फातिमा रईस, फातिमा रईस के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनको कुछ पता ही नहीं है। जी भाई बोलो कुछ। नहीं पता। बेगैरत हो गए, हंसते रहते हैं। जलालत हो रही है लेकिन हंस रहे, नहीं पता। जी ईशा फातिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो कहिए। नहीं सर।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि कॉलेज वाले पैसे तुम लोग मुझे क्यों नहीं देते। सर मैं तो देती ही नहीं हूँ। तुम तो कॉलेज में पैसे देती ही नहीं हो, क्योंकि अब्बा के आर्मी में नहीं, एयरफोर्स में ना तुम्हारा अब्बा, नेवी में, लेकिन नेवी। मुझे स्कॉलरशिप भी नेवी है। हाँ जी, नेवी का ग्रेड से फायदा है, स्कॉलरशिप का भी फायदा है। मुफ्त में पढ़ रहे हो कम वक्तों, पैसे दिया करो, कदर आएगी। हमारे एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, कहते थे भाई मैं वेलफेयर सेटअप लगाता हूँ। वैसे उनकी फीस थी 3,500 रुपए, आज से 5-6 साल पहले। आगा खान में पल्मोनोलॉजिस्ट थे। कहने लगे जब मैं संडे संडे को गोड गांव में बैठता हूँ तो मैंने सीखा ये कि फ्री में दवा नहीं देता किसी, 100 रुपए ही सही लेकिन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जब फ्री में दवा दे कदर ही नहीं है। वो दवा कोई खा रहा है, कोई गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कदर आए इसके लिए जरूरी है कि पैसे खर्च कर। खैर, तो भाई अब सवाल वही है बड़ा अपना कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया ने एक्सेप्ट कर लिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो भाई इसके लिए पुराने जमाने में हमारे पास एक सोल्यूशन था जो आज हम इस्तेमाल नहीं करते, आज दूसरा करते। पहले जमाने में क्या सोल्यूशन था? जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप बना रहे होते थे तो आप क्या करते थे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हुए उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी डालते थे। क्या कहा मैंने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आप प्लास्मिड को ले रहे हैं, आप ह्यूमन जीन को ले रहे हैं, तो साथ ही आप एक और जीन भी लेते थे जो वो जो कहां से निकालते थे? बैक्टीरिया से। बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट, तो उनमें से वो रेजिस्टेंस वाली जीन निकाल लेते थे और वो भी साथ लगाते थे। अब होता ये था कि यानी इसको हम यूं समझ लें कि एक्सेप्टेंस कहां हुई है कहां नहीं हुई, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एंटीबायोटिक मेथड इस्तेमाल होता था। इस मेथड में क्या होता था? इस मेथड में भाई ये होता था कि आप साथ जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी लगा देते थे। अब जनाब आपने जब टाइम दिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लो और अब आप जानना चाहते हैं किसने एक्सेप्ट किया और किसने नहीं किया, तो आप इस कल्चर को एंटीबायोटिक से ट्रीट करते थे। तो जिन्होंने नहीं किया होता था एंटीबायोटिक उसे मार देती थी, लेकिन जिन्होंने कर लिया होता था वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट रहते थे और बच जाते थे। तो जो बैक्टीरिया बच जाते थे इसका मतलब है उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर लिया। क्या समझे? समझे नहीं समझे? फिर से बताइएगा। भाई आप क्या करते थे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बना दे, वो जीन भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में साथ डालते थे। ठीक है जी। तो अब जब जिस बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या करते थे? इस कल्चर को पूरे को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट करते थे, और जब एंटीबायोटिक से ट्रीट करते थे तो वो बैक्टीरिया जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट किया होता था, वो बैक्टीरिया जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट किया हुआ होता था, उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती थी। तो वो क्या करते थे? अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा लेते थे उस जीन का इस्तेमाल करके। और जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं गई, क्योंकि उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट नहीं किया, वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से मर जाते थे। क्या ख्याल है फातिमा, बात समझ में आई? यस सर। सही। आई है बात समझ में? नहीं, ये सारी हाइपोथेटिकल बातें हो रही है, समझ में आएगी तो बात बनेगी। जी सर। आजा, अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि इस मेथड को इस्तेमाल करने की वजह से बैक्टीरियल कॉलोनी में मुख्तलिफ एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो गई। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप ओएएस में पढ़ के आए हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ट्रांसमिशन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलती है। तो जब आप बैक्टीरिया को ट्रीट करते थे तो क्या होता था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो आपने बना लिया एक दफा, वो अपनी इस जीन को किसी दूसरे बैक्टीरिया को भी दे सकता था। तो हमने क्या देखा कि इस मेथड को इस्तेमाल करने की वजह से बैक्टीरिया के बैक्टीरियल कॉलोनी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई। इसीलिए जो हमारे लिए मसला होगा, इसीलिए हमने इस मेथड को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। समझ में आई यहां तक बात? यस सर। अब हम आज क्या करते हैं
आज हम जेनेटिक मार्कर्स का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं? हम गए, हमने जेलीफिश को पकड़ा, जेलीफिश में से निकाली वो जीन जो उसमें रात को फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाती है। जेलीफिश को रात में देखा है कभी? यस। पानी के अंदर देखो, जाके वीडियो देखो, चमक रही होती है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जीन मौजूद हैं जो अंधेरे में फ्लोरेसेंट प्रोटीन बना सकती हैं। हमने जेलीफिश को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने जेलीफिश से वो जीन निकाल ली और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हुए वो जीन भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में डाल दी। अब जो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करेगा और हम अंधेरा करेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी में, तो वो जीन एक्सप्रेस होगी और फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाएगी। वो बैक्टीरिया हमें चमकते हुए नजर आएंगे। क्या कहते हो? यस। और सिर्फ जेनेटिक मार्कर जो है ना, वो आपके सिलेबस में दो हैं। एक जीएफपी प्रोटीन, जीएफपी जो हमने वहां से लिया है जेलीफिश से, और एक और प्रोटीन है इकोलाई का। मसला ये नहीं है इकोलाई बैक्टीरिया होता है, ये नहीं एक बैक्टीरिया होता है जो फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाता है। मसला ये आइडिया समझना है कि हमने लेना ऐसा प्रोटीन है जो नजर आए, ऐसी जीन लेनी है जो नजर आए। इज दैट क्लियर? तो जेनेटिक मार्कर वाले मेथड में कोई नुकसान है क्या? और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट किया। फातिमा, बात समझ में आई नहीं आई? आगे सर। और जब Yes, आपको ये sir. पता चल गया कि ये वाले बैक्टीरिया हैं जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे? इनको लार्डों से रखेंगे, इनको कल्चर कराएंगे। जैसे जैसे ये रेप्लिकेट करेंगे, बाइनरी फिजन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो जीन है वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होती जाएगी? बाकी बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर होती चली जाएगी। तो एक ह्यूमन इंसुलिन अगर आपने जीन एक्सेप्ट कर ली तो वो सारे बैक्टीरिया में बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर वर्टिकल ट्रांसमिशन में खुद ब खुद मूव करती जाएगी, और बैक्टीरिया उस इंसुलिन को, उस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को इस्तेमाल करेगा अपनी बॉडी में और इंसुलिन बनाएगा जो बैक्टीरिया के किसी काम की नहीं है। तो वो इसे एक्सक्रीट करता जाएगा अपने मीडियम में, और मीडियम से आप इंसुलिन निकाल लेंगे और उसको मॉडिफाई करके मार्केट में लेंगे। समझ में आई बात? सही। समझ में आया कैसे बन रही है इंसुलिन? और क्या इसी Yes. तरीके से मैं हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स के लिए क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना सकता? क्या यही तरीका क्लॉटिंग फैक्टर के लिए काम नहीं करेगा भाई? सिर्फ इंसुलिन वाले पार्ट को क्लॉटिंग फैक्टर से क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। इज दैट क्लियर? सवाल आया, एग्जाम का सवाल है, कॉलेज में टेस्ट में मैंने भी दिया। अब देखते हैं आप पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। why it is more beneficial to use gene which can produce fluorescent protein rather than fluorescent protein? सवाल ये है कि एक ऑर्गेनिज्म में हम डायरेक्ट फ्लोरेसेंट प्रोटीन डाल दें, उससे बेहतर ये क्यों है कि हम उसमें ऐसी जीन डालें जो फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाती है? ताकि बाद में भी इस्तेमाल हो सके। बड़ा सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं फ्लोरेसेंट प्रोटीन डालूंगा तो वो उस सेल में तो रहेगा, आगे कैसे इनहेरिट होगा? आगे तो नहीं जाएगा। अगर यहां मैं जेनेटिक मार्कर जीन नहीं डालता, डायरेक्ट जेलीफिश का प्रोटीन डाल देता, उस वक्त तो मैं आइडेंटिफाई कर लेता बैक्टीरिया को, लेकिन साले वो आगे कैसे जाता? नहीं जाता। तो जीन का इस्तेमाल करने का मकसद फायदा क्या होगा कि आप उसे आगे इनहेरिट करा सकते हैं। बात समझ में आती है? बोलो भाई। तो जीएफपी क्या है? समझे नहीं समझे? हाँ भाई, ईशा के दिमाग में सवाल आया, बोलो। नहीं सर। हाँ भाई, फातिमा वो समझ गए सर। तो काफी सारी चीजें इस टॉपिक में कवर हो गई। आपने जीन आइडेंटिफिकेशन सीख ली, आपने जेनेटिक मार्कर के बारे में उसका यूजर समझ लिया, आपने ये भी सीख लिया कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहां एक्सेप्ट हो रहा है, कहां नहीं हो रहा। ये सारा कुछ समझ में आ गया? कोई मसला? नहीं सर। अब हेडिंग बनाओ।
अब हेडिंग बनाओ, जीन थेरेपी। हेडिंग बनाओ भाई, क्या मीटिंग एंड हो गई? नहीं सर, अभी 5 मिनट है। मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन करो। जी सर।